एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करता है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अभी ग्लोमेरुलस क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, वापस से रिवाइज करते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, एक्चुअल में ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी टफ्ट फॉर्म बाय एफरेंट आर्टियोल, जो एक तरीके से कैपिलरी का टफ्ट यानी कैपिलरी का बंडल या गुच्छा बोल सकते हो। कैपिलरीज का जो बंडल या टफ्ट प्रेजेंट होता है, जो किससे फॉर्म होता है? एफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, ये जो है ये क्या है? एफरेंट आर्टियोल। अब ये जो एफरेंट आर्टियोल है ये क्या होती है? ये ब्रांच होती है रेनल आर्टरी की। ठीक है, एफरेंट आर्टरी क्या है? रेनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है, एक छोटी शाखा होती है। ठीक है, ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाने वाली होती है एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, और ब्लड को ले जाने वाली होती है इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ये तो डिफरेंस है एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ब्लड को लाने वाली होती है एफरेंट आर्टियोल और ले जाने वाली होती है इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो एफरेंट आर्टियोल होता है इसका डायमीटर हमेशा ज़्यादा होता है इफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एफरेंट आर्टियोल होता है वो डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, जितना ब्लड आ रहा है, अगर दोनों का डायमीटर सेम होता तो क्या होता कि जितना ब्लड आ रहा है उतना ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होता है, वुमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर मेंटेन होने की ज़रूरत है, लेकिन अगर डायमीटर सेम हुआ तो क्या होगा? जितना ब्लड आया है उतना ही चला गया, तो प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इफरेंट आर्टियोल जो होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये ब्लड यहाँ पे ज़्यादा आता है, लेकिन इफरेंट आर्टियोल जो होता है उसका डायमीटर एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्टियोल कम होता है, तो उतना ब्लड वापस जा नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन के लिए एक प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक तरीके का कैपिलरी का टफ्ट होता है जो कि किससे फॉर्म होता है? एफरेंट आर्टियोल से फॉर्म होता है। और एफरेंट आर्टियोल क्या होती है? जो कि ब्लड को लेकर के आती है ग्लोमेरुलस के अंदर। इफरेंट आर्टियोल क्या होता है? जो ब्लड को ले के जाती हैं। ठीक है, और जो ये एफरेंट आर्टियोल होता है ये ब्रांच होता है रेनल आर्टरी का। ठीक है, तो अब आते हैं रेनल ट्यूब्यूल से। रेनल ट्यूब्यूल क्या होते हैं? तो हमने ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ा। ग्लोमेरुलस ये स्ट्रक्चर है जो कि इनक्लोज रहता है किसके अंदर? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अभी वुमेन्स कैप्सूल क्या होता है? अगर हम रेनल ट्यूब्यूल की बात करें तो ग्लोमेरुलस को छोड़ करके बाकी जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं? रेनल ट्यूब्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे। जो रेनल ट्यूब्यूल है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वुमेन कैप्सूल से। अब ये वुमेन कैप्सूल क्या होता है? ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये होता है वुमेन कैप्सूल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वुमेन कैप्सूल। अब जो वुमेन कैप्सूल है, एक तो इसका फंक्शन होता है ये इनक्लोज करके रखता है। जो वुमेन कैप्सूल है इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है, और जो कैविटी है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? ग्लोमेरुलस। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस है और जो वुमेन कैप्सूल है इनको टुगेदर हम बोलते हैं मालफिजियन बॉडी। ठीक है, इनको टुगेदर हम क्या बोलते हैं? मालफिजियन बॉडी। साथ ही साथ इसको रेनल कार्पसल्स भी बोला जाता है, या तो आप इसको मालफिजियन बॉडी भी बोल सकते हो, रेनल कार्पसल्स भी बोल सकते हो, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को टुगेदर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो मालफिजियन बॉडी है ये कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहती है। किडनी के हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? दो स्ट्रक्चर होते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। पेरीफेर पे कौन सा प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेर पे प्रेजेंट रहता है कोर्टेक्स, और जहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है मेडुला रीजन। ठीक है, दो पार्ट होते हैं किडनी के, कोर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो मालफिजियन बॉडी होती है, मालफिजियन बॉडी यानी कि ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल टुगेदर, इनको हम मालफिजियन बॉडी बोलते हैं, जो कि कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ क्या है? कोर्टेक्स रीजन। ठीक है, जो पेरीफेरी वाला रीजन है, अंदर की तरफ क्या है? मेडुला रीजन। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, कोर्टेक्स एंड मेडुला के बारे में। दो जोन प्रेजेंट होते हैं, तो मालफिजियन बॉडी जो है वो कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगी। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जितने भी कोइल्ड पार्ट होते हैं ना ये नेफ्रॉन के, वो सारे ही कहाँ प्रेजेंट है? कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोइल्ड यानी कि जैसे वुमेन कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, जो कि कोइल्ड हैं, मुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? कोर्टेक्स में प्रेजेंट है सारे के सारे। और जितने भी स्टेट जैसे कि लुपोफेनली की अगर हम बात करें, ये जो स्टेट है ये कहाँ प्रेजेंट है? ये है मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोर्टेक्स और मेडुला ये दो जोन होते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, ऊपर वाला कोर्टेक्स है, नीचे वाला मेडुला। ठीक है,
अब आते हैं वुमेन कैप्सूल पे। वुमेन कैप्सूल क्या होता है? डबल वोल्ड कप होता है। पहला तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा डबल वोल्ड होता है। डबल वोल्ड की यहाँ पे 2 वोल प्रेजेंट होगी, एक तो आउटर बाहर की तरफ, दूसरा इनर अंदर की तरफ। ठीक है, जो आउटर वॉल होगी कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस सेल्स। ठीक है, स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है जो आउटर वॉल होती है वुमेन कैप्सूल की। ठीक है, इनर वॉल जो होती है कंसिस्ट ऑफ पोडोसाइट्स, कंसिस्ट ऑफ पोडोसाइट्स। यहाँ पे जो पोडोसाइट्स है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि बीच बीच में जो है पोर्स छोड़ देती हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्लिट पोर्स। ठीक है, ये जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनर वॉल होती है वुमेन कैप्सूल की, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सवाल आते हैं पोर्स का फंक्शन क्या होता है, क्यों प्रेजेंट होते हैं? तो बेसिकली पोर्स प्रेजेंट होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जितना ब्लड यहाँ पे आया है ग्लोमेरुलस के अंदर वो फिल्टर होकर कहाँ जाएगा? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो फिल्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए पोर्स प्रेजेंट होने जरूरी है। तो यहाँ पे जो इनर वॉल होती है कंसिस्ट ऑफ पोडोसाइट, जहाँ पे स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होंगे और जो कि क्या करते हैं? हेल्प इन फिल्ट्रेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है मालफिजन बॉडी इज फॉलोड बाय पीसीटी। मालफिजन बॉडी आपको पता है क्या होता है? ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को टुगेदर हम बोलते हैं मालफिजन बॉडी। मालफिजन बॉडी के बाद में जस्ट बाद में शुरू होता है पीसीटी। अब ये पीसीटी क्या होता है? पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो पीसीटी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन का। और कहाँ प्रेजेंट है? कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होगा। जो अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी कॉइल्ड पार्ट होते हैं ना नेफ्रॉन के, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है? कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। तो ये भी कहाँ है? कोर्टेक्स जो रीजन है या कोर्टेक्स जो जोन होता है किडनी का, वहाँ पे सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट है लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथेलियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पीसीटी का कि लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथेलियल। अभी इसका मतलब क्या है कि ये जो पीसीटी होता है इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होंगे। अब सवाल आता है कि माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट होंगे, क्या जरूरत हो गई उनकी? तो जो माइक्रोविलाई होते हैं ये इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है। अगर हमने पढ़ा है इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोविलाई। बेसिकली फंक्शन क्या करते हैं माइक्रोविलाई कि माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फंक्शन क्या होता है पीसीटी का? बेसिकली फंक्शन क्या होता है? ये रीअब्जॉर्ब करेगा चीज़ों को। यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट आया है ना, यहाँ पे जो भी फिल्टर होके जितना भी ब्लड आया है उसमें सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर उनको रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया तो यूरिन के थ्रू बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू जो है यानी कि यहाँ पे जो फिल्टर आया है, फिल्ट्रेट जो आया है, उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी होंगी और वेस्ट मटेरियल भी होगा। जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे बॉडी के लिए उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो वापस से कहाँ होगा? वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में जो है वो कलेक्ट हो जाएगा एंड देन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली में फंक्शन होता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे माइक्रोविलाई की। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो अब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया मतलब एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा हुआ। ऐसा ही फिनोमेना कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माइक्रोविलाई वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। तो जो पीसीटी होता है वहाँ पे होता है 70 to 80% जो है, 70 to 80% क्या होता है? यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें फिल्ट्रेट की, हमारे दिन भर के अंदर हमारे अंदर जितना भी फिल्ट्रेट पैदा होता है ना, जितना भी फिल्ट्रेट हमारे अंदर प्रेजेंट होता है उसका ओनली 1% ही एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बाकी 99% जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, अगर रीअब्जॉर्प्शन ना हो तो क्या होगा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो भी यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएंगी और फिर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत होती है कि उसको फिल्ट्रेट यानी कि हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब किया जाए। ठीक है,
तो एब्जॉर्प्शन ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पीसीटी जो होता है उसके अंदर जो है 70% to 80% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पे हो जाता है पीसीटी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, के प्लस, बहुत सारे आयंस, NaCl और विटामिन सी, ठीक है, इन सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो पीसीटी होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच को, ठीक है। बॉडी फ्लूइड जो होता है उसका पीएच और आयनिक बैलेंस को, हमारी बॉडी की जो आयनिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है पीसीटी का। किस तरीके से फंक्शन करता है, ये करता है सेलेक्टिव सिक्रीशन से। अब ये सेलेक्टिव सिक्रीशन से आप क्या समझते हो कि आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी एरो बाहर की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर क्या है, फिल्ट्रेट है, ठीक है, फिल्ट्रेट से ये जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, मतलब कि NaCl, वाटर, के प्लस आयन, ये सब क्या है, रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, वापस से हमारी बॉडी जो है इसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी क्या होता है, जैसे H+ आयन या फिर अमोनिया जो होते हैं फिल्ट्रेट के अंदर डाले जा रहे हैं, ठीक है, ये तो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है NaCl, वाटर वगैरह, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, H+ आयन और NH3 वगैरह क्या है, वापस से फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पीएच होगा या फिर जो आयनिक बैलेंस होगा हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। तो जो पीसीटी होता है वो क्या होगा, सेलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, सेलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीएच है और जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी का। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका नंबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। 70 to 80% जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, वो कहाँ हो रहा है, पीसीटी के अंदर हो रहा है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीसीटी फंक्शन करता है। सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पीसीटी के अंदर के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करने वाले हैं, लूप ऑफ हेनली को, ठीक है। एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस आपको पता है क्या होता है, कैपिलरी का टफ्ट होता है जो किससे बनाया जाता है, एफरेंट आर्ट्यूल से। एफरेंट आर्ट्यूल क्या होती है, एक ब्रांच होती है रेनल आर्टरी की, ठीक है। अब बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल की। रेनल ट्यूब्यूल जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वुमेन कैप्सूल से, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल होता है। बाहर के जो वॉल होती है वो किससे बनती है, स्क्वैमस सेल से बनती है, और जो इनर वॉल होती है वो कंसिस्ट ऑफ पोडोसाइट्स, जिसमें बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ग्लोमेरुलस जो की हम बात करें तो इसमें जो है ब्लड किसके थ्रू आता है, एफरेंट आर्टिकल से, और वापस किसके थ्रू जाता है, इफरेंट आर्टिकल से, ठीक है। एफरेंट आर्टिकल जो है उसका डायमीटर हमेशा ज़्यादा रहेगा इफरेंट आर्टिकल से, क्लियर है। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल को टुगेदर, इन दोनों को टुगेदर हम बोलते हैं मालफिजन बॉडी, या फिर इसको रेनल कार्पसल्स भी बोला जाता है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। कॉर्टेक्स और वेट्रल के बारे में आपको पता होगा, जितने भी कोइल्ड स्ट्रक्चर होंगे ना नेफ्रॉन के वो सब कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो पेरिफेरी रीजन जो था किडनी का वो कॉर्टेक्स रीजन था, ठीक है, और अंदर की तरफ जहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था वो मेडुला रीजन था, ठीक है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले जितने भी वीडियो हमने पहले बनाए हैं उनको आपको देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझ आएंगी। एकदम से आप ये वीडियो देखने लगोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो इनर वाला होती है वो किससे बनती है, वुमेन कैप्सूल की पोडोसाइट से, जिनमें बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। टुगेदर इन दोनों को, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, मालफिजन बॉडी। मालफ्यूजन बॉडी के जस्ट बाद में क्या आता है, पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फंक्शन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, सोडियम क्या बोलते हैं, NaCl, वाटर, K+ आयन वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन सी वगैरह, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है,
ठीक है। पीएसटी हेल्प इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पीएसटी का? सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड से कुछ चीज़ें जिनको फिल्ट्रेट के अंदर डालना है, फिल्ट्रेट के अंदर भी डालता है, और फिल्ट्रेट से किन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करना है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव सिक्रेशन। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लूप ऑफ हेनली के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लूप ऑफ हेनली के बारे में। जो लूप ऑफ हेनली होता है इसका स्ट्रक्चर यू शेप होता है, जैसे यू पिन होती है उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है यू की तरह। प्रेजेंट कहाँ होता है? ये मेडुला जोन में प्रेजेंट होता है। जितने भी कोइल्ड पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के वो प्रेजेंट होंगे कोर्टेक्स रीजन में, और जितने भी स्ट्रेट पार्ट जैसे कि लूप ऑफ हेनली होता है वो प्रेजेंट होगा मेडुला जोन में या फिर मेडुला रीजन में। अब बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की। हमने पढ़ा था जो पीसीटी था यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, उसके अंदर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो लूप ऑफ हेनली होता है उसके अंदर 5% जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। बेसिक फंक्शन क्या है लूप ऑफ हेनली का? मेंटेन हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटस्टियल फ्लूइड। अभी मेडुलरी इंटस्टियल फ्लूइड क्या होता है? जो नेफ्रॉन होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी इंटस्टियल फ्लूइड। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या प्ले करता है लूप ऑफ हेनली की? ये जो है मेडुलरी इंटस्टियल फ्लूइड की हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मेडुलरी इंटस्टियल फ्लूइड यहाँ पे भरा रहता है जिसकी हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने का काम करता है लूप ऑफ हेनली। अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनली के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं लूप ऑफ हेनली के, एक तो होता है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ है, असेंडिंग जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है डिसेंडिंग, ये जो पार्ट है ये असेंडिंग है। इसमें भी फर्दर दो पार्ट होते हैं। ये जो थिक सेगमेंट आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों ही तरफ थिक भी है और थिन भी प्रेजेंट है। जो थिक सेगमेंट होता है डिसेंडिंग का हम उसे बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। जो थिन सेगमेंट होता है हम उसे बोलते हैं थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, उसी तरीके से जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें भी थिक सेगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, और जो थिन सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। क्लियर है? ठीक है, अब बातें हैं कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनली का वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमेबल होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बाकी और किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर यहाँ पे उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आप समझ सकते हो फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, इसका मतलब जो फिल्ट्रेट था उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाती है, यानी कि आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप नीचे चले जाओगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी फिल्ट्रेट की, वो कंसंट्रेट होता चला जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट होता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर। यहाँ पे ये परमेबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाटर निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा था? कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, और यहाँ पे क्या होता है कि NaCl निकल गया, सॉल्ट निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो डाइल्यूट हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया, यहाँ पे वापस से डाइल्यूट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। डिसेंडिंग लिम्ब कंसंट्रेट फिल्ट्रेट, असेंडिंग लिम्ब डाइल्यूट फिल्ट्रेट एज इट रिमूव इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम फिल्ट्रेट। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लूप ऑफ हेनली फंक्शन करता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो थिक सेगमेंट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का ये घिरा हुआ रहता है क्यूबोइडल एपिथेलियल से, और जो थिन सेगमेंट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का ये घिरा हुआ रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। उसी तरीके से जो थिक सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का वो घिरा रहता है क्यूबोइडल एपिथेलियम से, और जो थिन सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का वो घिरा हुआ रहता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। यानी कि दोनों ही जो थिन सेगमेंट होते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग लिम्ब के वो घिरे हुए रहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम से, और जो थिक सेगमेंट होते हैं डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग लिम्ब के वो घिरे हुए रहते हैं किससे? क्यूबोइडल एपिथेलियम से। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं डीसीटी। ठीक है, तो जो पीसीटी था, पीसीटी के जस्ट बाद में शुरू हो गया लूप ऑफ हेनली, और लूप ऑफ हेनली के जस्ट बाद में क्या आता है? डीसीटी। डीसीटी क्या होता है? डीसीटी स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं डीसीटी की। डीसीटी और जो पीसीटी होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? सेलेक्टिव सिक्रेशन करते हैं। सेलेक्टिव सिक्रेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट दोनों ही सेलेक्टिव सिक्रेशन यहाँ पे करेंगे। अभी डीसीटी जो होता है ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, आप इसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब जो डीसीटी जो होता है स्टैंड फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, आप इसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो। अभी फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी क्या रीअब्जॉर्प्शन क्या होते हैं?
ठीक है। अगर हम बात करें पीसीटी की और लूप ऑफ हेनली की, दोनों ही क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कि किसी भी कंडीशन में रीअब्जॉर्प्शन तो होना ही है, ठीक है। लेकिन जो डीसीटी होगा यानी कि डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा, या बोल सकते हो इसको फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा। फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन से आप सब क्या क्या समझते हो कि डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन जो है इसका, रीअब्जॉर्प्शन वो डिपेंड करता है एडीएच हार्मोन पे। अगर एडीएच हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर एडीएच हार्मोन नहीं प्रेजेंट है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। तो डीसीटी में क्या होगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+ कैपेबल ऑफ सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+। यहाँ पे सेलेक्टिव सिक्रेशन से आप क्या समझते हो, रीअब्जॉर्प्शन अलग चीज़ है, सेलेक्टिव सिक्रेशन अलग चीज़ है। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट था उसमें से चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। लेकिन सेलेक्टिव सिक्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए कि जो NaCl है, वाटर है, उसको तो रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें फिल्ट्रेट के अंदर डाल दी गई, जैसे कि K+ और H+ जो होता है ये फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया गया। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव सिक्रेशन, ठीक है। टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड लाइन बाय क्यूबिडल इपिथेलियम, ये भी किससे गिरा हुआ रहता है, क्यूबिडल इपिथेलियम से। और ये कितना % जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, 19% रीअब्जॉर्प्शन ये करेगा, ठीक है। लास्ट में आता है कलेक्टिव डक्ट। कलेक्टिव डक्ट में क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब, वाटर को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑल्सो पास स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन मेडुलरी इंटस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो है यूरिया का ये वापस से सिक्रेट कर देती है किसके अंदर, मेडुलरी इंटस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। मेडुलरी इंटस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। लाइन बाय कोलुमिनर इपिथेलियम, ये जो कलेक्टिव डक्ट होती है किससे घिरी रहती है, कोलुमिनर इपिथेलियम से घिरी रहती है। कलेक्टिव डक्ट जो होती है साथ ही साथ में क्या है, पीएच को भी मेंटेन करती है और आयनिक बैलेंस को भी बना के रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से कलेक्टिव डक्ट जो है फंक्शन करती है कि जितना भी फिल्ट्रेट था देन फाइनली जो है आप यहाँ पे यूरिन भी लग सकते हो कि ये जो है पास आउट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये कलेक्टिव डक्ट है बड़ी डक्ट के अंदर जाकर के मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ और भी पार्ट पढ़े थे, तो फाइनली जो है ये यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।